करीब आधे घंटे की ड्राइव के बाद विराज और जितिन सुषमा आंटी को लेकर गुलमोहर गार्डन पहुंच गए थे, जहां पर विराज का विला था, जिसे विराज ने कुछ समय पहले ही रेनोवेट करवाया था। रेनोवेशन के बाद विराज भी पहली बार अपने इस विला में आ रहा था। अगर रेनोवेशन अच्छे से हो गया है और सब कुछ सेटल्ड है, तो विराज सुषमा आंटी को इस विला में रखने वाला था। जितिन ने कार सीधा विला के बाहर पार्क कर दी थी। जैसे ही सुषमा आंटी कार से बाहर निकली, उनकी आंखें अपने सामने मौजूद एक आलीशान विला पर जाकर अटक गई थी। अपनी बड़ी बड़ी खुली आंखों के साथ सुषमा आंटी ने अपना मुंह भी खोलते हुए कहा, विराज, क्या तुमने ये घर 10 लाख रुपए में खरीदा है? सुषमा आंटी की बात सुनकर विराज के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। सुषमा आंटी के जमाने में 10 लाख रुपए बड़ी अहमियत रखते थे। तुरंत ही विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, ये घर 10 लाख रुपए से कई ज्यादा महंगा है। ओह गॉड, अगर ऐसा है तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अगर मेरी वजह से तुम्हारा घर गंदा हो गया तो तुम्हारी बीवी तो मुझे ताने सुना सुना कर ही मार देगी। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। इतने महंगे घर में कौन रहता है? ये बोलते हुए अचानक से सुषमा आंटी को और भी कुछ याद आया और तुरंत ही उन्होंने विराज से पूछा, विराज, शालिनी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? विराज ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैसे ही सुषमा आंटी घर आएंगी, वो विराज की बीवी या फिर उसकी शादी के बारे में बात करने लगेगी। उनकी बात सुनकर तुरंत ही विराज ने कहा, बीवी होगी तब ताने मारेगी ना। दादी, तुम परेशान मत हो, इसे अपना ही घर समझो। ये बोलते हुए विराज ने दादी को विला के अंदर चलने का इशारा किया। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि विराज ने शालिनी को लेकर कोई जवाब नहीं दिया था। क्या शालिनी ठीक थी? क्या इन बीते सालों में शालिनी को कुछ हो तो नहीं गया था? विराज के इशारे को समझते हुए सुषमा आंटी के कदम धीरे धीरे विला की तरफ बढ़ने लगे थे। जैसे ही विला के कोर्टयार्ड का दरवाजा खुला, वैसे ही सुषमा आंटी विला के डेकोरेशंस और एंटीक पीस देखकर पूरी तरह से दंग रह गई थी। मुंबई शहर में इतना शानदार विला होना इस बात का संकेत था कि विराज किसी बिग शॉट से कम नहीं था। और ये सोचते हुए मन ही मन सुषमा आंटी विराज के लिए बहुत खुश थी। हालांकि ये विला विराज का ही था, लेकिन रेनोवेशन के बाद विराज भी पहली बार इस विला में आ रहा था और अपने इस विला को नए अंदाज में देख रहा था। टॉप क्लास फर्नीचर, मॉड्यूलर इक्विपमेंट्स, हाईटेक टेक्नोलॉजी, एक्सपेंसिव शैंडलियर, पूरे विला को देखकर सिर्फ एक ही शब्द मुंह से बाहर आ रहा था, वो था लग्जूरियस। दादी, इस घर के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? विराज ने अपने आलीशान विला की तरफ इशारा करते हुए सुषमा आंटी से पूछा। बहुत ही बड़ा और खूबसूरत घर है, लेकिन मुझे तो मेरे टूटे हुए घर में ही रहना पसंद है। जैसे ही विराज ने सुषमा आंटी के मुंह से ये शब्द सुने, वैसे ही विराज को पता चल गया था कि सुषमा आंटी किस घर के बारे में बात कर रही है। व्हाइट क्लाउड ऑर्फनेज एक तरीके से सुब्बू अंकल और सुषमा आंटी का घर ही था। अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी दोनों ने उधर ही बिताई थी, लेकिन उसके अलावा भी मुंबई के पास के एक गांव में सुषमा आंटी का घर था। अभी सुषमा आंटी उसी घर के बारे में बात कर रही थी। दादी, क्यों ना आप कुछ दिन यहीं रुको और इस घर के मजे लें। जब आप बोर हो जाएंगी तो मैं आपको गांव भेज दूंगा। जब वहां पर भी बोर हो जाओ तो फिर से यहाँ आ जाना। आना जाना लगा रहेगा तो आपको बोरियत नहीं होगी। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही सुषमा आंटी ने भी अपना मुंह खोलते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अब मेरा पोता मुझे यहाँ रुकने के लिए कह रहा है तो भला मैं मना कैसे कर सकती हूँ। वैसे तो सुषमा आंटी विराज से मिलकर बहुत खुश थी और वो विराज के साथ रहना भी चाहती थी, लेकिन जिस औरत ने अपनी पूरी जिंदगी छोटे छोटे घर में बिताई थी, वो अचानक से एक आलीशान विला में आ गई, तो उसके लिए माहौल सेट करना थोड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन उसके बाद भी सुषमा आंटी ने विराज का मन रखते हुए वहां रुकने की हामी भर दी थी। सच कहूं तो ये जगह बहुत ही कंफर्टेबल है, लेकिन विराज, तुझे पता है ना कि मुझे कैसे रहने की आदत है। मैं इतनी लग्जरी की लायक नहीं हूँ और मुझे इतनी लग्जरी पसंद भी नहीं है। हम तो बस अपने छोटे बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, उन्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं।
वो खुश हैं तो हम खुश हैं, और तुझे देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ। अब जब मैं यहाँ रहने वाली हूँ तो तेरे लिए खाना भी मैं ही बनाऊंगी। बहुत सालों से तूने मेरे हाथ का खाना नहीं खाया है। तुझे याद है जब तू इतना सा था तब मैं तेरे लिए पोटैटो चिली बनाती थी, तू बड़े चाव से खाता था। क्या मैं आज तेरे लिए पोटैटो चिली बनाऊं? सुषमा आंटी के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर विराज को अपना पास्ट याद आने लगा था। सुब्बू अंकल और सुषमा आंटी इतना नहीं कमाते थे, लेकिन उसके बाद भी उनके ऑर्फनेज में 9 बच्चे रहते थे। उन सबका खाना, मेडिसिन, कपड़े, पढ़ाई, सारा खर्चा वो दोनों ही उठाते थे। खाने में अक्सर सभी को पोटैटो चिली मिलता था। आज भी विराज उस स्वाद को भूला नहीं था। दादी, मैं बाहर जाकर स्वीट पोटैटोज लेकर आता हूँ। आपका आइडिया कमाल का है। आज हम पोटैटो चिली ही खाएंगे। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज बाहर जाने के लिए रवाना हो गया था कि तभी जितिन ने विराज को बीच में ही रोकते हुए, या फिर यूं कहें कि टोकते हुए कहा, विराज भाई, मैं चले जाता हूँ, आप यहीं दादी के साथ रहो। नहीं, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि कैसे स्वीट पोटैटोज लेकर आना है। तुरंत ही विराज ने मुस्कुराते हुए जितिन से कहा। उसके बाद विराज ने सोफे की तरफ इशारा किया और सुषमा आंटी से कहा, दादी आप यहाँ आराम से बैठो और थोड़ा आराम करो, हम यूं गए और यूं आए। विराज की बात सुनकर सुषमा आंटी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इसी के साथ विराज और जितिन अपने विला से बाहर निकल गए थे। उन्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं थी। गुलमोहर गार्डन से 100 मीटर की दूरी पर ही सब्जी वालों का मार्केट था। यहाँ पर सब कुछ मिल जाता था, और ऐसा ही कुछ हुआ। उस मार्केट में पहुंचते ही विराज को वो सब कुछ मिल गया जो उसे चाहिए था। विराज ने अच्छे अच्छे स्वीट पोटैटोज छांटे और पेमेंट करने के बाद वापस से विला की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन इसी बीच विराज का फोन बजने लगा था। तुरंत ही विराज ने अपना फोन बाहर निकाला और जब देखा कि कॉल नंदिनी का है, तो तुरंत ही विराज ने कॉल उठा लिया था। हाँ नंदिनी, बोलो, कैसे याद किया, सब ठीक? फोन उठाते ही विराज ने नंदिनी से कहा, विराज सर, कुछ भी ठीक नहीं है। ये बोलते हुए नंदिनी की आवाज में पैनिक साफ साफ महसूस हो रहा था। नंदिनी की बात सुनकर विराज को पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए तुरंत ही विराज ने नंदिनी से कहा, क्या बात है नंदिनी, धीरे धीरे बताओ, पैनिक मत हो। अगले ही पल जैसे ही नंदिनी ने अपना मुंह खोला, वैसे ही विराज भी पैनिक मोड में चला गया था। विराज के कहने पर नंदिनी ने तुरंत ही विराज को बताया कि अभिमन्यु की मौत हो गई है। यह सुनकर विराज के दिल की धड़कन भी एक पल के लिए रुक सी गई थी। तुरंत ही विराज ने नंदिनी से पूछा, नंदिनी तुम अभी कहां पर हो? विराज सर, मैं होटल में हूँ, अभिमन्यु भी होटल में ही है। अभिमन्यु की बीवी डिंपल रो रही है और होटल के एंट्रेंस पर हंगामा कर रही है। वो चाहती है कि हम अभिमन्यु की मौत का उसे एक्सप्लेनेशन दे, और अगर उसे हमारी तरफ से जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा तो वो कोर्ट, मीडिया और पुलिस की बात कर रही है। सर, उसके हंगामे की वजह से वैसे भी भीड़ होना शुरू हो गई है। थोड़ी ही देर में मीडिया भी आ जाएगी। जैसे ही नंदिनी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, मैं समझ गया, तुम होटल के अंदर ही रहो, मैं अब भी आता हूं। ये बोलते हुए विराज ने कॉल कट किया और तुरंत ही जितिन को ऑर्डर देते हुए कहा, जितिन, हमें अभी के अभी होटल द व्रिसा निकलना है। विराज की बात सुनकर जितिन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया था। तुरंत ही जितिन ने विराज से कहा, विराज भाई, तो क्या हम पोटैटो चिली खाने विला नहीं जा रहे हैं? नहीं, होटल में कुछ हो गया है, मुझे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है और उस मामले को संभालना है। विराज के ग्लूमी चेहरे को देखकर जितिन समझ गया था कि इस बार कुछ बड़ा हुआ है। तुरंत ही जितिन ने विराज से कहा, ठीक है भाई, मैं अभी कार निकालता हूं। उसी समय होटल द व्रिसा में हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे थे। होटल के एंट्रेंस पर 30 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे और कुछ गार्ड्स को स्टैंड बाय पर रखा हुआ था। 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ होटल के बाहर मौजूद थी, जो हल्ला कर रही थी, और उस भीड़ की मेन लीडर डिंपल थी। उस भीड़ में कुछ होटल का स्टाफ, होटल में ठहरे हुए कुछ गेस्ट और नॉर्मल पब्लिक थी, जो हंगामा सुनकर उस भीड़ में शामिल हो गई थी।
हालांकि डिंपल के एक्शंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हल्ला बोलने में काफी होशियार थी। जोर से चिल्लाते हुए उसने होटल द व्रीसा पर हमला करते हुए कहा, होटल द व्रीसा वो जगह है जहां पर कत्लेआम हो रहा है और ये होटल तो अपने स्टाफ वालों को भी नहीं छोड़ता है। मेरे हस्बैंड ने इतने सालों से इस होटल में काम किया, मेहनत के साथ और पूरी लगन के साथ इस होटल को कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन उन्हें क्या मिला? इस होटल ने उन्हें क्या दिया? मौत। आज मैं मेरे हस्बैंड के जस्टिस के लिए लड़ रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का मेरा रास्ता रोकने से मेरे हौसले कम होंगे। मैं आखिरी सांस तक लड़ने के लिए बैठी हूँ। ये बोलते हुए डिंपल की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी थी। जमीन पर जोर से हाथ मारते हुए डिंपल ने चिल्लाते हुए कहा, जब तक मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा मैं तब तक यहीं बैठी रहूंगी, यहां से नहीं हिलूंगी, चाहे जो भी हो जाए। जब भीड़ में लोगों ने डिंपल को इस हाल में देखा तो उन्हें डिंपल पर दया आने लगी थी। वो जानते थे कि इस औरत का पति अभिमन्यु पराशर होटल द व्रीसा को अकेले ही हैंडल करता था। 2 दिन पहले तक वो एकदम ठीक था, लेकिन आज वो एक लाश में बदल गया था। हालांकि लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में था कि आखिर अभिमन्यु पराशर की मौत कैसे हुई और क्या इसके पीछे कई सारे राज छुपे हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं। इसी के चलते भीड़ पूरी तरह से डिंपल का साथ देते हुए नजर आ रही थी। अभिमन्यु पराशर जो होटल द व्रीसा का सारा काम देखता था, वो एक बिलियनियर था। पैसों के मामले में उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। होटल इंडस्ट्री में भी उसका अच्छा नाम था और उसे कई सारे हॉस्पिटैलिटी अवार्ड्स भी मिल चुके थे। ऐसे में उसकी रहस्यमयी मौत होना इस मामले में आग में घी डालने का काम कर रही थी। अभिमन्यु तो एकदम ठीक था, अचानक से उसे क्या हो गया? कुछ दिन पहले ही हमने साथ में बैठकर ड्रिंक्स पी थी। जिस आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए वो हल्का मोटा और गंजा था। उस आदमी ने सूट पहना हुआ था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी किसी बड़ी कंपनी का मालिक हो। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि अभिमन्यु की मौत कैसे हो गई, लेकिन मुझे ये सुनने में आया है कि कुछ दिन पहले होटल द व्रीसा में एक मिस्टीरियस औरत आई है। सुनने में आया है कि वो एशिया पैसिफिक रीजन की प्रेसिडेंट है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। समझ रहे हो ना? दूसरे आदमी ने अपनी बात कहते हुए अब नंदनी के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। तभी एक और आदमी, जिसे लग रहा था कि उसे सच्चाई पता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें जितना पता है वो काफी नहीं है। दरअसल वो औरत जो बाहर से आई है उसका चक्कर किसी दूसरे आदमी के साथ चल रहा है। जब ये बात अभिमन्यु को पता चली तो वो बहुत जलस हो गया था और उसने स्ट्रांग होते हुए उस औरत को अपनाना चाहा, लेकिन उस औरत के बॉयफ्रेंड ने शायद अभिमन्यु को ऐसा मारा और इतना मारा होगा कि उसकी मौत ही हो गई। आखिर अभिमन्यु की मौत के पीछे की वजह क्या थी? किन कारणों से अभिमन्यु की मौत हुई थी? क्या अभिमन्यु ने सुसाइड किया था या फिर अभिमन्यु को किसी ने मारा था? किसने मारा होगा? क्या इस सब के पीछे नंदनी शामिल थी? विराज के आने से हालात कैसे होंगे? आखिर विराज इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चलने वाला था? क्या इस सब के पीछे विराज जिम्मेदार था? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड ओनली ऑन पॉकेट एफएम।